हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 7, जहाँ पर हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे यांत्रिकी से रिलेटेड हैं, फिजिक्स से रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर नापने की इकाई क्या है। एम्पियर नापने की इकाई क्या है, ये हम लोग को बतानी है। तो एम्पियर में किसको नापते हैं हम लोग? करंट को नापते हैं, धारा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है हमारा? एम्पियर होता है। वोल्टेज का मात्रा क्या होता है हमारा? वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है हमारा? ओम। पावर का मात्रा क्या होता है? वॉट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में जो एसआई सिस्टम होता है हमारा, उसमें लेंस की शक्ति मतलब पावर ऑफ लेंस को की यूनिट क्या होती है, हम लोग को बताना है। तो क्या होती है हमारी? डायोप्टर होती है। ठीक है। वाट किसका मात्रक होता है हमारा? शक्ति का, ऊर्जा का मात्रक वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट होता है। ओके, मीटर किसका है? लंबाई का मात्रक है। अब देखिए, एसआई सिस्टम, जो एसआई पद्धति होती है हमारी, मात्रकों, कुछ इकाइयों को नापने के लिए, राशियों को नापने के लिए हमारी कुछ पद्धति बनाई गई हैं। ओके, जैसे एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है, और हमारा एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम। ठीक है, ये 4 तरह के सिस्टम है। इन चारों तरह के सिस्टम में जो राशियाँ होती हैं हमारी, ठीक है, उनको अलग अलग मात्रकों में नापा जाता है। ओके, तो एसआई सिस्टम हमारा लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है हमारा? डायोप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है हमारी, एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होती है हमारी, वो कब लागू की गई, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1971 में हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। अब देखिए, मात्रक हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट। एक होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। ओके, मूल मात्रक क्या होते हैं? जो अन्य मात्रकों से नहीं बनाए जा सकते, जैसे लंबाई, ओके, द्रव्यमान, समय, ये सब हमारे क्या होते हैं? जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ओके, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये हमारे मूल मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं हमारे? जो फंडामेंटल यूनिट से बनाए जाते हैं, मूल मात्रकों से जो बनाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो व्युत्पन्न परिभाषा कौन सी नहीं बनी? द्रव्यमान। ये द्रव्यमान किसी और मात्रक से नहीं बनाया जा सकता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा? किलोग्राम। किलोग्राम किसी अन्य मात्रक से नहीं बनता है। जबकि घनत्व, आयतन और चाल, ये तीनों हमारे व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, जिनका मात्रक हमारे मूल मात्रकों से बनते हैं। ओके, अब देखिए, आयतन का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर। आयतन का मात्रक क्या होता है? देखिए, आयतन क्या है? मीटर क्यूब। ओके, चाल का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर पर सेकंड। ओके, और घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला बताना है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग के अनुपात को, मतलब m/v से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है, ये हम लोग को बताना है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है हमारी? देखिए, पदार्थ के संवेग p, संवेग को p से हम लोग डिनोट करते हैं, और वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? m, जो हमारा मास होता है, मास इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान।
है, द्रव्यमान हम लोग की प्राप्त की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु, जो वस्तु चल रही है गतिज अवस्था में है, उसके वेग को अगर दुगना कर दिया जाए, वेलोसिटी अगर हमारी 2 टाइम्स कर दी जाए तो उसका क्या हो जाएगा। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना हो जाती है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, के। गतिज ऊर्जा को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, के इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार हमारा परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान हमारा स्थिर रहता है, द्रव्यमान हम जिसको हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं वो हमारा कांस्टेंट रहता है, जबकि भार जो वेट होता है हमारा वो हमारा परिवर्तनीय होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये कौन सा नियम है। तो ये हमारा कौन सा नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम होता है जो हमारा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे हमारे। बल की परिभाषा हमें कौन से नियम से मिलती है, दूसरे नियम से मिलती है, F इक्वल टू ma। जो फार्मूला होता है हमारा किस नियम से मिलता है, न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, कोई पिंड तब तक ब्राह्म अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य करता है। यह किसका कथन है, ये हम लोग को बताना है। यह किसका कथन है, तो किसका कथन है हमारा, न्यूटन का। जब तक कोई ब्राह्म अवस्था में बना रहेगा, जब तक कोई पिंड ब्राह्म अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य करता है। ये कौन सा नियम है हमारा, न्यूटन का प्रथम नियम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है, ये हम लोग को बताना है। तो पहला नियम क्या होता है हमारा, जड़त्व का नियम। और ये नियम क्या कहता है हमारा, न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है अगर कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो तब तक वह ब्राह्म अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, ये हम लोग को बताना है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। घोड़े द्वारा जो बल लगाया जाता है पृथ्वी पर उसके पैरों द्वारा, उसी बल के कारण हमारा घोड़ा गाड़ी खींचते हुए आगे बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली, जो रॉकेट का वर्किंग सिस्टम होता है वो किस फार्मूले पर आधारित होता है, जो हम लोग को बताना है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है उसके आधार पर हमारा रॉकेट वर्क करता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड नियम बोलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, बल गुणनफल है, हमें बताना है बल क्या है, एक गुणनफल है। किसका गुणनफल है, F इक्वल टू ma। ये हमारा क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान और त्वरण का। ओके, तो बल किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, ये हम लोग को बताना है, क्यों उछल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण होता है वो हमारा पृथ्वी का 1/6 गुना रहता है। ठीक है, 1/6 गुना रहता है। इसी कारण चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति जो होता है हमारा ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी का आयतन बढ़ने से
जो पानी की पाइप होती है हमारी जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंडी होने के कारण फट जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है, ये हम लोग को बताना है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है इसलिए उस पर चलने में थोड़ी परेशानी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज़, एक जहाज़ जो नदी में चलता है अगर समुद्र में आता है तब जहाज़ का जल स्तर क्या हो जाएगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जहाज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जहाज़ हमारा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी का जो जल रहता है वो मीठा जल रहता है। ओके, तो उसमें घनत्व उसका ज़्यादा रहता है, जबकि जो समुद्र का जो पानी है हमारा, समुद्र का जो जल रहता है उसमें घनत्व कम होता है, इसलिए जो जहाज़ होता है हमारा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ये हम लोग को बताना है क्यों होता है ऐसा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। जो लोहे की डेंसिटी रहती है, लोहे की डेंसिटी पानी से अधिक होती है इसलिए पानी में डूब जाती है, और पारे से कम रहती है इसलिए पारे पे ऊपर तैरती रहती है लोहे की कील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जो हम लोग को बताना है। जो डेंसिटी रहती है वाटर की वो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है, किस टेम्परेचर पर होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो वाटर की डेंसिटी रहती है वो हमारी ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों लगता है, तो इसका आंसर हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए जो तैराक होता है नदी के मुकाबले समुद्र में आसानी से तैर लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हमारे, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए अगले वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।